आज की पहली खबर केजरीवाल से जुड़ी हुई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। जी हां, दूसरी खबर की बात करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर, जहां पर हरियाणा चुनावों के लिए नामांकन 12 सितंबर को खत्म हो चुका है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो वहीं तीसरी खबर मंडी में मचे घमासान को लेकर है, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। वहीं आखिरी खबर बारिश से मची तबाही को लेकर है, जहां पर देश के 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है। खबरों से जुड़ी आप 4 खबर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर पहली खबर में केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, तो वहीं हरियाणा चुनावों को लेकर लगातार घमासान देखा जा रहा है। वहीं बात करें मंडी में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लगातार वाटर कैनन के माध्यम से और प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ, तो वहीं एमपी यूपी में लगातार बारिश का अलर्ट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। जी हां, केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से अब बाहर आएंगे और अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसीज ने केस दर्ज किया। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया। शराब नीति केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने उन्हें 2 और उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। आपको बता दें कि बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया और 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा प्रचार के दौरान उन्हें रिहा भी किया गया। यह रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। तो 2 जून की अगर बात करें तो केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। आज यानी कि 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो गई है, तो उन्हें कुल मिलाकर जेल में हो चुके हैं 177 दिन। इनमें से 21 दिन अंतरिम जमानत पर वो रहे, यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं। तो वहीं पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर कड़ी टिप्पणी की। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुका है ऐसी टिप्पणी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था। सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, तो कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया, कड़ी टिप्पणी की है। सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी और पिंजरे के तोते वाली छवि ठीक नहीं। सभी लोगों में उत्साह है और अभी सभी पार्टी लीडर पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। वहां से 4 बजे जो है वो जेल जाएंगे, वहां उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद सब लोग सीएम हाउस आएंगे और यहीं पर सभी कार्यकर्ता भी उनको स्वागत करेंगे। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का ये लग रहा है कि वो 5-6 बजे तक आएंगे, तो सभी कार्यकर्ता जो हैं मुख्यमंत्री जी के घर की तरफ आ रहे हैं और उनके स्वागत में कुछ कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पे और ज्यादातर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के घर पे शाम को इकट्ठे हो रहे हैं। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते,
ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? तो सुना आपने सभी प्रतिक्रियाएं, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी में हर्ष का माहौल है क्योंकि उनके नेता, उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कि 156 दिन जेल में रहे। जी हां, अगर जमानत के दिनों को छोड़ दिया जाए, कुल 177 दिन जेल में रहे, 156 दिन जेल में बिताए गए। तो वहीं पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को लेकर, सीबीआई जो कि एक प्रमुख एजेंसी है जिस पर ट्रस्ट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर ही कड़ी आपत्ति जताई है। और चलिए, हमारे साथ इस प्रमुख केस को लेकर तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़ेंगे और साथ ही प्रीतपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी नेता से जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बीजेपी की बात करती हूँ, जहां पर प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रदीप जी, जिस तरीके से देखा जाए, शराब नीति के मामले में अब जमानत तो मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई को लेकर एक कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर निकलना चाहिए, यह भी कह दिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया रही है उसको लेकर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद और आपके दर्शकों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर पिंजरे की अगर कही है, अगर तोते वाली बात, तो सर्वोच्च न्यायालय को खारिज कर देना चाहिए था। क्यों जमानत दी? बाइज्जत बरी करना चाहिए था अरविंद जी को। अरविंद केजरीवाल अगर एक चेहरा आम आदमी पार्टी के बन के उभरे थे और आए थे देश के लोकतंत्र के लिए, देश के स्वतंत्र के लिए, साफ सफाई के लिए, राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहाँ न्याय करा? क्यों जमानत दी? जी, सर्वोच्च न्यायालय को सोचिए, अगर सीबीआई में अगर इतनी चीजें दिखाई दी तो उन्हें बाइज्जत बरी करना चाहिए था। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो नेता, जिनको प्रदीप भटनागर जी, आप सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्याय प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय होता है। जी मुझे बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ। मैं फिर जमानत क्यों दी गई शर्तों के ऊपर? मैं तो इस चीज का खंडन करता हूँ। मैं तो, आप जमानत भी दो, ऊपर से सीबीआई को आप क्या नाम, एक जांच एजेंसी है, आप उसके ऊपर तोता भी बोलो जी। तो कहीं एक चीज तो टिकना पड़ेगा ना, जनता को समझना पड़ेगा ये तोता है या फिर कोई और तोता है जी। उसी प्रकार जिस तरीके से देख रहे हैं सुबह से टीवी पे जितने भी दिल्ली के विधायक हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनको इस दिल्ली की जनता ने अपना वोट देके अपना रहनुमा बनाया, अपना साथी बनाया, आज उन्होंने क्या कहा? आज तुलना कर दी भगत सिंह से। आज देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी, आज उनकी बराबरी कर रहे हैं जी। आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए जनता, क्या नाम सर बीजेपी ने डाल रखा था जेल में, आज जो है जीत हुई है। काहे की जीत हुई है? शर्तों पे पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, उसके बाद अरविंद केजरीवाल स्वयं लंबे अरसे से जेल में रहे, मनीष सिसोदिया तो 520 दिन जेल में रहे, उसके बाद तमाम जो सबूतों के बाद उनको छोड़ दिया गया जमानत पर। हालांकि सभी रिहा हैं और लगातार ये प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से हो रही है, जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी में हर्ष इसलिए है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, सत्य की जीत है। यही वजह है कि कोई ऐसे सबूत पुख्ता नहीं मिल पाए और अब जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में, प्रणाली में और जो तरीके से चल रहा है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लगना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से एक नेता को इतने दिनों तक जेल में रखना और उसके बाद सिर्फ ट्रायल पे ट्रायल होना, कोई सबूत पुख्ता नहीं मिलना। ट्रायल कौन करा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय करा रहा है, न्यायालय करा रहा है। अभी आपने जिस चीज के बारे में कही, तो फिर अगर इतनी चीजें ठीक थी, अगर फंसा रखा है या दबा रखा, क्या कोर्ट को नजर नहीं आ रहा? कोर्ट क्यों बाइज्जत बरी कर रहा है? मनीष सिसोदिया जी को क्यों शर्तों पे जमानत छूटी? बीसी होता है जिसे कहते हैं वांटेड एरिया का, सप्ताह में एक बार साइन करने, महीने में एक बार पेश होना पड़ेगा। समझिए ना आप कितने संगीन इन पे अपराध चल रहे हैं कि किन शर्तों पे सर्वोच्च न्यायालय छोड़ रहा है। तो ये जो
कह रहे हैं जो आजादी और संविधान की जीत हुई है, तो चीजों को बताना चाहिए कि आपने दिल्ली को शराब में डुबो दिया, भ्रष्टाचार में डुबो दिया। चलिए सर, अभी तो आरोप लगे हैं, लेकिन अभी आरोप सिद्ध होना बाकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईडी और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, फिर उसके बाद शराब घोटाले का मामला, ये 2 मामले अरविंद केजरीवाल पर लगे, लेकिन साफ तौर पर अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना है। अब इसको लेकर बीजेपी भी यही कह रही कि अगर ऐसी प्रक्रिया थी तो इतने दिनों तक जेल में क्यों रखा। और साथ ही जो कोर्ट में टिप्पणी की गई है, साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से अब बाहर होना होगा। तो कहीं ना कहीं यह भी एक सीधी यहां पर तीखी प्रतिक्रिया और तीखी टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की है कि पिंजरे में बंद तोता जो बताया गया था सीबीआई को, उसको लेकर अब सीबीआई के साथ साथ जो जांच एजेंसी होती है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर भी सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। तो चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबर में बात करेंगे अब हरियाणा चुनावों को लेकर, जहां हरियाणा चुनावों के लिए नामांकन 12 सितंबर को खत्म हो चुका है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकते हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। राज्य में पहली बार 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इसमें कांग्रेस, भाजपा, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, साथ ही आम आदमी पार्टी शामिल है। इनमें जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और आईएनडीएल, बहुजन समाज पार्टी साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत एक सीट सीपीआईएम को दी है। इस चुनाव के बड़े चेहरों में रेसलर विनेश फोगाट, कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव और पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन और पोता भव्य बिश्नोई शामिल हैं। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी, पोती श्रुति चौधरी, रेवाड़ी से लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव, नूह हिंसा के आरोपी मामन खान, मुख्यमंत्री नायब सैनी और साथ ही बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उम्मीदवार हैं। देखिए, सियासत है, सियासत के अंदर ये चीजें जो हैं वो चलती हैं। देखो, पार्टी ने भी सीट निकालनी है, तो पार्टी ने कुछ देखा होगा तभी उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया, और ये भी स्वाभाविक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक पार्टी है, पार्टी के सभी सदस्य हैं, उनको साथ लेके चलेंगे तभी मजबूती बनेगी और हम प्रयास। तो 1715 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है 90 विधानसभा सीटों के लिए हरियाणा लोक चुनाव, जहां पर लोकसभा में आप देखिए तमाम दिग्गज जो हैं चुनाव मैदान में उतरे हुए। तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी नमस्कार सर। जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी बिल्कुल सर, हरियाणा के चुनावों पे चर्चा करना चाहते हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार तमाम दिग्गजों का यहाँ जमावड़ा हो चुका है, और साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी, तमाम पेच के बाद, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे कैंडिडेट्स को किस सीट से उतारा जाए, एक लंबी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर पहले पार्टियों में कैंडिडेट उतारे गए और अब नामांकन का आखिरी दिन, क्या लगता है किस तरीके से देखा जाए हरियाणा चुनाव? देखिए, ये जो चुनाव है ना, एक्चुअली मुझे अल्टीमेटली लगता है ये बाइपोलर हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा, और अगर कोई थर्ड पार्टी अगर मैं मानता हूँ तो वो आम आदमी को, जेजेपी को या इनेलो को नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। वो इंडिपेंडेंट्स होंगे। उसके पीछे रीजन जो मुझे अब नॉमिनेशन के बाद नजर आता है वो ये आता है कि जो अब की बार बागियों की तादाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, और उनको सबको दूसरी पार्टी एकोमोडेट नहीं कर पाई है। या तो वो दूसरी पार्टी में चले गए होते, कुछ इंडिपेंडेंट लेकिन जो है काफी लड़ रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया सावित्री जिंदल जी का। अब मैं कह रहा हूँ, अच्छा कुछ टिकटें भी दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने भी कांग्रेस ने भी, मेरे हिसाब से आखिरी की जो टिकटें हैं कांग्रेस में भी गलत बांट दी हैं कई। बीजेपी तो पहले से ही मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ करती आ रही थी। मेरे हिसाब से उनका अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए से बात सोचते हैं। क्योंकि सावित्री जिंदल जी का जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, या
इनके पास, कांग्रेस के पास, और जो इन्होंने बाहर के कुछ लोगों को जो टिकट दी हैं इनके पास, लेकिन जो वाकई कैलिपर के लोग बात कर रहे थे हमें टिकट दीजिए, जो नहीं दी, वो कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। जैसे सावित्री जिंदल जी के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका एक इमोशनल टच भी है और उनका वो होम ग्राउंड है, और उन्होंने भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बात की थी कि भी हमें टिकट अगर आप देते हैं तो हम लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सर नाराजगी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है बड़ी पार्टियों को, क्योंकि अब सीधे सीधे निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं, निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीधे सीधे इनका गणित बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल जो है वो एक बार फिर हुंकार भरते नजर आएंगे। एक लंबे अरसे के बाद अब वो जेल से बेल पर रिहा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बूस्टर मिलता नजर आएगा हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का पिछली बार जो वोट परसेंटेज था वो 0.5% के करीब था, ठीक है। और अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है इसमें एक सीट कांग्रेस ने उन्हें दी थी। वो सीट जो है वो कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज था, और वो उसके वजह से उनका जो वोट परसेंटेज है वो 4.5 के करीब हो गया पार्लियामेंट में। तो इनेलो के तो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा भी कि वो कोई वोट आम आदमी की थोड़ा थी, वो तो सारी कांग्रेस की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो 0.5% था वो 0.5% से ऊपर तो कहीं ना कहीं जाएगा, चाहे 1.5% जाए, 2% जाए। लेकिन एक जनरली जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं, पहले भी करता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशंस में 1-2% में कोई बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, वो तो उनके जीतेंगे, ये अभी पता लग जाएगा अपने को, 2-4 नॉमिनेशन वापस भी हो जाएंगे तो। अदरवाइज 1-2% पे ना सीट मिलती नहीं है। और इसके बिल्कुल अपोजिट आप देखना, ये मेरा थॉट है कि जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे इसका 15 से 20% के आसपास शायद वोट परसेंटेज होगा। और वो वोट परसेंटेज जो होगा ना, वो इन तीनों चारों पार्टी की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनेलो हो, जेजेपी हो, या अपना ये आम आदमी पार्टी हो, इनसे वाकई ज्यादा मिलेगा। आप चेक कर लेना बाद में, चुनाव के बाद जब आएंगे नतीजे तो आप देखेंगे उनको। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं उनका गणित बिगाड़ते हुए निर्दलीय नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए जो आम आदमी पार्टी है उसकी, अगर पूरे गणित को देखा जाए तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घातक इसलिए सिद्ध होगी क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जो हमने देखा, कांग्रेस के जो कोर वोटर रहे हैं वो शिफ्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सर वहां पर एक बड़ी चुनौती देते नजर आएंगे। देखिए, मैं कुछ अपना, हमें कुछ हिस्ट्री से सीखना चाहिए, कुछ आज के हालात को कैलकुलेट करना चाहिए जब हम राजनीति की बात करते हैं। तो हिस्ट्री की बात यह है कि पिछली बार जब लोकसभा हुए थे, उस लोकसभा में हरियाणा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, 10 की 10 बीजेपी को गई। और उसके बाद जैसे ही विधानसभा होते हैं तो 31 सीटें जीत के आ गए थे कांग्रेस विधानसभा में। और जबकि उस वक्त कांग्रेस को का जो है बहुत लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हुड्डा जी को कमान दी गई थी और लगभग बगावत होने वाली थी कांग्रेस में। तो वो 1-1.5 महीना पहले इनके पास बहुत कम टाइम था, वो अपने बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं अब हिस्ट्री से भी सीखने की आवश्यकता है, लेकिन दिलचस्प होगा चुनाव में जिस तरीके से जो पार्टी उतरी है और जो कैंडिडेट्स उतरे हैं, किस तरीके से हरियाणा चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है सर, माफी चाहूंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी जुड़े, और किस तरीके से अगर हरियाणा चुनावों को देखें, अब 1715 उम्मीदवार नॉमिनेशन तो कर चुके हैं, लेकिन अभी भी नॉमिनेशन वापस लेने की भी अंतिम तिथि बाकी है। 12 सितंबर को खत्म हुआ है नॉमिनेशन, और 1715 उम्मीदवार चुनावी रण में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, जिसमें जेजेपी और इंडिया अलायंस के अलावा आपको बता दें कि तमाम ऐसे दिग्गज हैं, सावित्री जिंदल और साथ ही भव्य बिश्नोई जो कि उनका पोता है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि दिग्गज नेता भी हैं और कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते निर्दलीय तौर पर नजर आ रहे हैं। और चलिए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर जो कि मंडी से है। मंडी में लगातार घमासान मचा हुआ है। हिमाचल के मंडी शहर में मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। जी, नगर निगम आयुक्त HS राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। 30 साल पुरानी 3 मंजिला ये मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थी, अब इन्हें तोड़ा जाएगा। वहीं नगर
निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी, तब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उधर शिमला की 5 मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर भी लगातार विवाद बना हुआ है। तो अब संजौली के बाद मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध मंजिल तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है, हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं। तो प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच हालांकि 12 सितंबर को मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया। और प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक बार फिर संजौली के बाद मंडी में ये तस्वीरें नजर आई, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पूरा मामला मंडी में अवैध निर्माण को लेकर है, जहां पर 2 मंजिला जो इमारत थी ऊपर की, वो अवैध घोषित की गई है। और चलिए बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। चौथी खबर, देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई, जिससे तापमान अचानक गिरा। किन्नौर, शिमला सहित कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। IMD ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया। चमोली में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड भी हुई और इससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। मध्य प्रदेश में अभी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। लगभग सभी डैम ओवरफ्लो हैं और नदियां उफान पर हैं। गुरुवार को भोपाल समेत 16 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। ग्वालियर में 13 और 14 सितंबर को नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ग्वालियर के डबरा कस्बा और सेकड़ा गांव बाढ़ से घिर गए हैं। स्थानीय प्रशासन बाढ़ में फंसे 400 लोगों को निकाल चुका है। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ओवरफ्लो हो चुके हैं डैम्स और यहां तक कि सड़कों पर भी लबालब पानी भर चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब बारिश का रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में 34 मौतें हुई हैं। और इस बीच आपको इंदौर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर इंदौर में एक निजी कंपनी के गोदाम में आग लगी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर गोदाम में आग लगने की खबर आई है। पूरा मामला इंदौर की निजी कंपनी का है, जहां पर अचानक गोदाम में आग लगी। और आपको बता दें कि डीजल के कंटेनर भी इसके चपेट में आ गए हैं। कई धमाके सुनाई दिए हैं, दूर से नजर आ रहा है धुआं। तो ये बड़ी खबर आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर थर्माकोल शीट से आग फैली। और इंदौर का ये मामला है, जहां पर निजी कंपनी के गोदाम में अचानक आग लगी है। तो ये पूरा मामला इंदौर का है, जहां पर एक निजी कंपनी के गोदाम में आग लगने की खबर आ रही है। घटना लसूड़िया में SR कंपाउंड हिमालय बस बॉडी बिल्डिंग के गोदाम की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां पर देखिए किस तरीके से
धुआं धुआं करके पूरी बिल्डिंग जलती नजर आई और ये कंटेनर यहां पर जो है वो भी चपेट में आ गए। डीजल के कंटेनर वहां पर रखे होने की खबर आ रही है। साथ ही थर्माकोल की शीट में अचानक से आग लगी और आग इतनी फैली कि पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। तो इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर डीजल के कंटेनर भी चपेट में आ गए। आग लगने के बाद गोदाम के अंदर की स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां बस में उपयोग किए जाने वाले रॉ मटेरियल को रखा गया था। आपको बता दें कि यहां पर कई टैंक डीजल भी रखा हुआ था, जिससे आग और ज्यादा फैल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कहीं ज्यादा जनहानि और धनहानि की आशंका अभी जो है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितना यहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां पर यह दुर्घटना हुई है। पूरा मामला, डीजल के कंटेनर भी चपेट में आए हैं और यहां पर आपको बता दें कि कई कंटेनर रखे हुए थे। थर्माकोल की शीट में अचानक से आग लगी, जिसकी वजह से कंपनी के गोदाम की तस्वीरें ये बता सकती है कि आग किस तरीके से लगी। अंदर पूरी धुआं धुआं तस्वीरें हैं और साथ ही फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा हुआ है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।